हेलो डियर स्टूडेंट्स, रविंद्र आज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं यशपाल ग्रोवर आपको जो है इकोनॉमिक्स जो है वो क्लासेस आपके ले रहा हूँ जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हैं। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और जो है बैंक्स क्यों नेशनलाइज किए गए, किस प्रकार से नेशनलाइज किए गए, क्या फ़ायदा होता है नेशनलाइजेशन का। और प्लस इसके हमने डिस्कस किया था कि अभी वर्तमान में जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको जो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो उनको मर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जा चुका है। अभी 31 मार्च 2019 को 3 बैंक्स को मर्ज किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को जो मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। और आईडीबीआई बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में जो था कई सारे बैंक्स को आपस में मर्ज करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है, जो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 31 मार्च 2020 तक जो है ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कि बैंक में जो काम करते हैं बैंक्स, किस प्रकार से बैंक्स काम करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। और वर्तमान में ये चीज़ काफ़ी चर्चा में भी रही है कि जो बैंकों की जो पॉलिसीज़ हैं, किस प्रकार से बैंक्स जो है डिसाइड करता है, आरबीआई किस प्रकार से उनकी जो है वो मदद करता है उन सब चीज़ों के ऊपर, और किस प्रकार से आरबीआई बैंकों के ऊपर अपना जो है वो कंट्रोल जो है वो सब चीज़ें करता है। दैट वी विल डिस्कस टुडे। और जब हम बैंक्स की बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो बैंक्स होते हैं उनके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। किसी भी बैंक के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। एक होता है डिपॉजिट, पहला होता है डिपॉजिट, जमाई, यानी कि पब्लिक अपने एक्सेस फंड्स को क्या करती है, वो बैंक्स में जमा करती है और उस पर बैंक क्या करता है, उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स करता है। लोन्स, जब बैंक का पैसा आता है बैंक क्या करता है, उस पैसे को क्या करता है, लोन्स या पब्लिक में जो है एडवांस के रूप में जो है वो देता है, यानी कि एक प्रकार इसको हम नाम देते हैं हिंदी में ऋण। ठीक, अब डिपॉजिट और लोन्स क्या होते हैं। देखिए, अब सिंपल से अगर आपने अकाउंट्स के टर्म्स पढ़े हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अकाउंट्स का एक सिस्टम होता है, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो कुछ बिजनेस में आया, हमारे पास जो भी पैसा आया, जो कुछ भी आया, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा असेट होता है, डिपॉजिट होता है। लेकिन और जो पैसा हमने दिया, दैट इज कॉल्ड द डेबिट, यानी कि क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। लेकिन बैंक बिल्कुल उसके उल्ट विपरीत काम करते हैं। बैंकों के पास जो पैसा आता है, बैंकों में जो पैसा हमने डिपॉजिट किया, वो क्या है, वो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है, यानी कि बैंक की देनदारियां हैं। देनदारियां से मतलब क्या हो गया कि बैंक के पास ये पैसा हमने बैंक में जमा किया है, बैंक ये पैसा ना केवल हमें वापस करेगा बल्कि विद इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, यानी कि बैंक के लिए क्या हो गया, ये एक बैंक की लायबिलिटी हो गया। लेकिन बैंक के जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स के क्या होते हैं, बैंक्स के असेट्स होते हैं, बैंक की आस्तियां होते हैं। यानी कि बैंक के पास ये पैसा आया और इस पैसे से बैंक ना केवल अपने खर्चे चलाएगा बल्कि जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं उनको भी जो पैसा है वो क्या करेगा, उनको जो पैसा है वो वापस करेगा। यानी कि बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दोनों ही चीजें होती हैं, एक डिपॉजिट जो बैंक में हमने जमा किया, और लोन जो पैसा बैंक ने क्या किया, हमें जो था उसकी जो है वो पेमेंट्स करी। That is called the credit and the debits of the bank. आज हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे कि बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो किस प्रकार से जो है वो सारा का सारा जो है वो काम करता है।
किस प्रकार से बैंक कौन कौन से डिपॉजिट्स देता है, और आपका जो पैसा जो अभी बहुत चर्चा में भी रहा रिसेंटली, दैट इज आपने नाम सुना होगा एक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो काफी चर्चा में रहा और जिस पर आरबीआई ने कुछ प्रतिबंध लगाए, वहां पर पब्लिक के पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगाया। वो चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अंडर द पार्ट डिपॉजिट। अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो आज पूरा डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे डिपॉजिट। जमाएं कि बैंक के पास जो हमने जो पैसा जमा किया वो किस प्रकार से जो काम करता है। देखिए बैंक में जो डिपॉजिट होता है, जो डिपॉजिट हम करते हैं, इसमें तो पहले तो एक चीज आप समझ लीजिएगा। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आपके जो है स्टेट पीसीएस में और आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकों में जो डिपॉजिट्स हैं उस पर इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है। याद रखिएगा, हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं उसमें जो डिपॉजिट है, जो वहां उस पर जो हम ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक। यानी कि जो भी बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक हो, इंटरेस्ट रेट जो भी है वो केवल और केवल बैंक डिसाइड करता है। आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो आया वो आया 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से पहले जो इंटरेस्ट रेट थे, खासकर सेविंग के जो इंटरेस्ट रेट थे, वो आरबीआई डिसाइड किया करता था। लेकिन 1 अप्रैल 2010 के बाद आरबीआई ने, भारत सरकार ने बैंकों को यह अधिकार दिया कि वो अपने इंटरेस्ट रेट, चाहे वो सेविंग के हो, चाहे वो डिपॉजिट्स एफडीज के हो, किसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो बैंक है वो इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता है। और दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली। यानी कि जो बैंक है, बैंक जो आपको जो ब्याज देता है, चाहे वो कोई सा भी डिपॉजिट हो, हर एक प्रकार के डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट है दैट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली। यानी कि बैंक जो है आपको मैक्सिमम क्वार्टरली जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। एक्चुअली पहले जो होता था, अगर बात करें 2016 से पहले तक की, तो बैंक जो था और 6 महीने में एक बार जो था क्रेडिट जो आपके खाते में करता था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से यह भी कर दिया गया कि बैंक जो भी अब इंटरेस्ट रेट देगा, जो आपको खाते में जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, दैट विल बी क्वार्टरली। बैंक चाहे तो उससे पहले दे सकता है लेकिन उससे लेट नहीं कर सकता। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज जो हम आती है, अगर हम इसकी बात करते हैं, डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो डिपॉजिट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें जो चीज आती है दैट इज डिपॉजिट्स को हमेशा 2 भागों में बांटा जाता है। वन इज, बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्म या टाइम डिपॉजिट। जो डिमांड डिपॉजिट होता है दैट इज, इसको डिमांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज ऑलवेज ऑन डिमांड। यानी कि बैंक के पास जो हमने पैसा जमा किया यहां पर इस डिपॉजिट के अंतर्गत, उसको बैंक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता है। यानी कि बैंक यहां पर आपको जो आपका जो पैसा है उसको अपने पास ही रखता है, और क्योंकि ये ऑन डिमांड है, यानी जब आप चाहे जमा कर सकते हैं, जब आप चाहे निकाल सकते हैं, इसलिए बैंक इस पर जो है किसी प्रकार का कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता इस पैसे को लेकर कहीं भी। अब चूंकि बैंक यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता आपके पैसे को ले कहीं पर भी, तो बैंक क्या करता है, इस पर इंटरेस्ट रेट भी क्या करता है, कम रखता है। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं, साथ साथ नाम देता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लो कॉस्ट डिपॉजिट। यानी कि इसको ही नाम दिया जाता है लो कॉस्ट डिपॉजिट, और इसी को ही एक और नाम देते हैं, नाम बहुत टर्म सुना भी होगा, दैट इज कॉल्ड कासा।
डिमांड डिपॉजिट इज कम्स अंडर कासा. कासा इज सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सेविंग बैंक अकाउंट, आपने आपका जो नाम में जो खाता खोलता है दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट. हम जो इंडिविजुअली जो अपना पैसा जो जमा करते हैं दैट कम्स अंडर सेविंग बैंक अकाउंट. और जो बिजनेस के लिए जो अकाउंट खोला जाता है दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट. और याद रखिएगा जो सेविंग बैंक अकाउंट है इस पर जो इंटरेस्ट है बैंक जो है क्वार्टरली देता है, जबकि करंट अकाउंट पर नो इंटरेस्ट पेमेंट. बैंक इस पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस अकाउंट. यहां पर जो है अनलिमिटेड बैंक ट्रांजैक्शंस देता है. दैट इज द रीजन कि जो सेविंग बैंक है इस पर जो आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलता है, और बैंक खुद डिसाइड कर सकता है कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट इसके अंतर्गत क्या देगा. दैट इज कॉल्ड आवर डिमांड डिपॉजिट. और टर्म डिपॉजिट की बात करें, टर्म डिपॉजिट यानी कि बैंक के पास आपने अपना पैसा जमा किया और एक टर्म के लिए जमा कर दिया कि आपको कितने समय के लिए पैसा बाद पैसा आपको चाहिए. अब चूंकि आपने क्या किया, इस पैसे का लॉन्ग टर्म के लिए बैंक के पास जमा किया है, बैंक क्या करता है, इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अब जब आप पैसा लेने के लिए आएंगे तो एक लिमिटेड समय के बाद ही आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड द टर्म और द टाइम डिपॉजिट. इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं. वन इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट यानी कि आपने क्या किया, आपने एक लिमिटेड समय के लिए, एक जो भी आपका समय है उसके लिए आपने अपना पैसा जो है वो बैंक में जमा कर दिया. जबकि रिकरिंग डिपॉजिट में आपने क्या बोला बैंक को, हम हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपके पास जो है वो बैंक में जमा करेंगे. फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें एक बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, कि इसमें पूछा जाता है कि आप इसमें जो है फिक्स डिपॉजिट का एफडी का मिनिमम पीरियड, यानी कि किसी बैंक में अगर आप अपना एफडी खोलते हैं तो आप मिनिमम वो एफडी कितने समय के लिए खोल सकते हैं. यहां पर जब हम डिस्कस करते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई गाइडलाइंस की. हम किसी इंडिविजुअल बैंक की गाइडलाइंस की डिस्कशन यहां पर नहीं करते. और याद रखिएगा किसी भी बैंक में जो एफडी का जो मिनिमम पीरियड होता है दैट इज 7 डेज. यानी कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो 7 दिन की एफडी भी खुलवा सकता है. लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप जो 7 दिन की एफडी खुलवाएंगे वो कम से कम 15 लाख या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तभी आप जो 7 डेज खुलवा सकते हैं. लेकिन अगर आप 15 लाख से कम की एफडी खुलवाना चाहते हैं देन मिनिमम पीरियड इज 14 डेज. या आइदर इट इज 7 डेज और इट इज 14 डेज. 14 डेज नॉर्मल कंडीशंस में. और अगर हम बात करें किसी भी एफडी का मैक्सिमम पीरियड, किसी भी एफडी का जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 10 इयर्स, 10 साल या 120 महीने. यानी कि जो एफडी है वो कम से कम 7 दिन की या 14 दिन की, और मैक्सिमम जो है वो 10 साल की जो एफडी है वो जो है वो खोली जा सकती है. और हम आरडी की बात करें, क्योंकि यहां पर मंथली पेमेंट्स होनी है, तब यहां पर जो मंथली पेमेंट्स होनी है उसके कारण यहां पर जो मिनिमम पीरियड हो जाता है दैट इज 6 मंथ्स. यानी कि बैंक 6 महीने से कम के लिए आप किसी भी बैंक में एफडी को जो है वो नहीं खुलवा सकते. जबकि मैक्सिमम पीरियड जो है, क्योंकि ये टर्म डिपॉजिट है, जो इसमें जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज सेम वही 10 साल. यानी कि आप जो है एफडी 7 दिन से 14 दिन के मिनिमम, मैक्सिमम 10 साल, और जो आरडी है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल की जो एफडी है आरडी है वो जो है वो खुलवा सकते हैं. और एक चीज रखिएगा, अगर हम बैंकों की बात करें, बैंकों में जो पब्लिक का जो पैसा जमा है, जितना भी बैंकों का पैसा पब्लिक के पास जमा है, बैंकों के पास, सभी बैंकों के पास मिला के उसका करीब 25 से
केवल 30% ही जो डिपॉजिट है दैट इज डिमांड डिपॉजिट, जबकि बैंकों के पास जो मेजर पोर्शन है दैट इज यानी कि 70 से 75% जो बैंकों का जो पब्लिक का जो डिपॉजिट बैंकों के पास जो जमा है दैट इज टर्म और टाइम डिपॉजिट। इस पर जो इंटरेस्ट रेट भी क्या करता है बैंक, कुछ हाई रखता है, ताकि आपको जो है, क्योंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करे और बैंक इस पैसे को मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे बैंक क्या कर रहा है, बैंक भी इनकम जनरेट कर रहा है। दैट इज द रीजन कि जो बैंक है वो भी क्या करते हैं, इस पैसे से जो है वो अपना जो इनकम है उसको जो है वो ज्यादा जनरेट करने का जो डिस्कशन जो है वो करते हैं। सो दैट इज द डिपॉजिट, किस प्रकार से जो बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो किस प्रकार से जो है आते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज जो हम डिस्कस करेंगे अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत चर्चा में ही रहा एक्चुअली, अभी आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई। अभी यह बैंक बहुत चर्चा में रहा। किन कारण चर्चा में रहा कि बैंक ने जो यहां पर पब्लिक का जो डिपॉजिट्स था उस पर आरबीआई ने बैंक के ऊपर बैन लगा दिया कि बैंक इस पैसे को अभी पब्लिक को वापस नहीं दे सकता। प्लस उसके अलावा बैंक जो है जब तक आरबीआई नहीं कहेगा तब तक किसी प्रकार का कोई लोन भी सैंक्शन नहीं कर सकेगा। एक्चुअली देखिए बहुत सिंपल सा एक और नियम की बात करते हैं। हमने बोला कि हमने पैसा अपना कहां जमा किया, बैंक में जमा किया। जब हमने बैंक में अपना पैसा जमा किया तो यह बैंक की भी जिम्मेदारी है कि हमारे पैसे को क्या करें, वो सेफ गार्ड करें। अब सपोज कीजिए बैंक में हमारा जो पैसा जमा है वहां पर बैंक जो है उस पैसे का मिसयूज कर रहा हो, या बैंक ने इस ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स कर दी हो कि जहां पर पब्लिक का जो पैसा है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हो, तब आरबीआई यहां पर जो है अपने स्टेप्स लेता है, क्योंकि ये आरबीआई की असली जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में क्या है, आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कभी बैंक हैं उनके ऊपर क्या करे, पूरा नियंत्रण रखे। प्लस इसके अलावा जो बैंक हैं, बैंकों के में जो पब्लिक का जो पैसा जमा है उसको भी सेफ गार्ड करे। और यदि किसी बैंक के लिए आरबीआई को यह लगता है कि उनका पास जो पैसा पब्लिक का जमा है वो यदि किसी समस्या के कारण वहां पर जो पब्लिक का पैसा डूब सकता है या पब्लिक का पैसा जो है वो खतरे में आ सकता है, बैंक वहां पर जो है आरबीआई जो है उस बैंक को अपने पूरे के पूरे कंट्रोल में जो है वो करने का प्रयास करता है। दैट इज एक्चुअली आरबीआई का एक आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 35A, आरबीआई अधिनियम 1934 का सेक्शन ए कहता है कि बैंक, जितने ही हमारे बैंक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सबके सब क्या होंगे, आरबीआई के पूरे नियंत्रण में रहेंगे। और आरबीआई जब चाहे उन बैंकों का सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। और इसी के अंतर्गत क्योंकि वहां पर जो पब्लिक का जो पैसा था वो डाउट में आता, क्योंकि वहां पर जितने भी डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो पैसा था, जो पब्लिक का डिपॉजिट्स था, उसको जो है जो लोन्स बांटे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करी जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स थी, जिसमें पब्लिक का पैसा जो है डूबने के चांसेस थे। जिस कारण से आरबीआई ने उस बैंक के ऊपर जो थे प्रतिबंध लगाए और बोला कि जो बैंक है वो अपने डिपॉजिटर्स को जो है 1000 रुपए अगले 6 महीने या 7 महीने के लिए ही निकालने की परमिशन दे सकते हैं। और इसके अलावा बैंक जो है
किसी प्रकार का कोई नया लोन सैंक्शन नहीं कर सकते। और अभी रिसेंटली भी एक और बैंक पुणे का ही एक बैंक है, पिंपरी चिंचवाड़ का एक बैंक है, आनंद कोऑपरेटिव बैंक, सेम वही की वही जो कंडीशंस थी आनंद कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत थी, जहां पर जो आरबीआई ने उस बैंक के लिए भी, जो कस्टमर्स के लिए भी, जो है डिपॉजिटर्स के लिए भी द्वारा से वही गाइडलाइंस इश्यू करी कि वहां पर जो बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपना जो डिपॉजिट का पैसा जमा है उसको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही निकाल सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक चीज थी। लेकिन अब यहां पर एक दो चीजें आती हैं कि पब्लिक का पैसा वहां पर जमा था और आरबीआई ने उस पर कंट्रोल कर लिया। क्या यह सही था? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वो उसको अपना पैसा कुछ कारणों से चाहिए, अब बैंक कहे कि मैं आपका पैसा भी नहीं लौटा सकता क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस है, तो इससे जो है पब्लिक को कुछ नुकसान जो है वो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो आरबीआई कदम ये सही कदम भी है। अगर आपका पैसा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, खराब हो जाए, उससे बेटर है कि उसको कुछ समय तक बैंक या आरबीआई या गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में ले ले। सो दैट इज अ थिंग कि आरबीआई के सेक्शन 35(a) के अंतर्गत आरबीआई को यह अधिकार दिए गए हैं कि आरबीआई किसी भी बैंक का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकता है यदि बैंक को लगता है कि वहां पर जो पब्लिक का जो डिपॉजिट्स है उसके नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं या बढ़ सकते हैं। अब जब ये सब चीजें आई तब इसमें एक और चीज का जिक्र हुआ कि हमारा जो पैसा, पब्लिक का जो पैसा जो बैंक में जमा है, कि क्या वो पैसा सेफ है। जैसे हम पीएमसी की ही बात कर लें, जो पीएमसी बैंक था, सपोज कीजिए यदि किसी व्यक्ति का यहां पर जो डिपॉजिट है ₹1.50 लाख डिपॉजिट ऑफ अ कस्टमर, किसी एक कस्टमर का यहां पर जो है 1.5 लाख रुपया जमा है, या कोई दूसरा कस्टमर है उसका मान लीजिए 50,000 रुपए जमा है डिपॉजिट ऑफ अनदर कस्टमर। बहुत से कस्टमर्स होंगे वहां पर। अब मान लीजिए इन दो व्यक्तियों का पैसा जो है वहां पर बैंक में जमा है और किसी कारणवश जो पीएमसी है दैट इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मान लीजिए उस बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया गया, देन व्हाट विल हैपन टू द डिपॉजिटर्स मनी। ये मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका 1.5 लाख रुपया जमा है, या एक व्यक्ति है जिसका 50,000 रुपए जमा है, देन व्हाट विल हैपन। और यदि मान लीजिए कोई छोटे कस्टमर, और याद रखिएगा किसी भी बैंक में जो छोटे कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जबकि बड़े कस्टमर जो होते हैं वो कम मात्रा में। जैसे हम पीएमसी की बात करें, मान लीजिए पीएमसी मान लीजिए अगर 10,000 ग्राहक हैं, उसके 10,000 डिपॉजिटर्स हैं, उसमें जो करीब 7 से 8,000 जो कस्टमर्स होंगे दैट विल बी स्मॉल कस्टमर्स, जो जिनका पैसा जो है कम ही जमा होगा, लेकिन जो बड़े कस्टमर्स होंगे वो एक लिमिटेड मात्रा में ही होंगे। अब क्या उनका पैसा डूब जाएगा? मान लीजिए पीएमसी बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए और वो आरबीआई उस बैंक को पूरी तरह से बंद कर दे किसी भी कारण से, देन व्हाट विल हैपन टू द डिपॉजिटर्स मनी इन द बैंक। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो इस चीज के लिए। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है इसके अगर हम डिस्कस करें, देन इसके लिए एक संस्था है, एक्चुअली एक संस्था है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन established 1962 and it is
सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, यानी कि ये एक संस्था है DICGC जो आरबीआई के जो है वो अंतर्गत जो है काम करती है। आरबीआई के अंतर्गत जो है सब्सिडरी है, आरबीआई की जो है एक कॉरपोरेशन है। 1962 में जो है इसकी जो है वो स्थापना की गई और इसके अंतर्गत इट प्रोवाइड्स डिपॉजिटर्स मनी इंश्योरेंस टू बैंक्स, यानी कि बैंक का जितना भी पैसा, डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक में जमा है, उसका ये कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस करती है। ये डिपॉजिटर का जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के सभी बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आए, चाहे वो छोटा डिपॉजिट हो चाहे वो बड़ा डिपॉजिट हो, बैंक उस पैसे का, डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या करता है? एक इंश्योरेंस कवर लेता है। किसके थ्रू? DICGC के थ्रू। ये लेना मैंडेटरी है। इसका जो भी प्रीमियम वगैरह है वो बैंक जो है वो सब अपने पास से जो है उसकी पेमेंट्स करता है। और यहां पे जो DICGC है, DICGC प्रोवाइड्स इंश्योरेंस टू डिपॉजिटर्स मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मैक्सिमम अप टू ₹1 लाख। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। डिपॉजिटर्स मनी इंश्योरेंस मैक्सिमम अप टू ₹1 लाख, यानी कि किसी भी डिपॉजिटर का किसी भी बैंक में जो पैसा जो इंश्योर्ड है दैट इज अप टू ₹1 लाख। यानी कि सपोज कीजिए यदि कोई बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या मान लीजिए वो बैंक जो है किसी कारण से आरबीआई उस बैंक को बंद कर दे, तो वहां पर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको मैक्सिमम जो पैसा मिलेगा दैट इज मैक्सिमम अप टू ₹1 लाख। यानी कि जैसे हम पिछले हम लास्ट टाइम 2 व्यक्तियों की चर्चा कर रहे थे। मान लीजिए किसी बैंक में एक्स के जमा है ₹50,000 डिपॉजिट और वाई के मान लीजिए जमा है, अब जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, मान लीजिए ₹1,80,000। अब यदि वो बैंक बंद हो गया, हम जैसे हम पीएमसी की ही बात कर रहे थे, पीएमसी बैंक की बात कर रहे थे। अब पीएमसी मान लीजिए किसी कारण बंद हो जाता है तो एक्स, इसका पैसा कितना जमा है? ₹50,000 जमा है। यानी कि इस बैंक, इस व्यक्ति को DICGC से ₹50,000 पूरा का पूरा जो पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन जो वाई कस्टमर है इसका चूंकि ₹1,80,000 जमा है, इंश्योरेंस कितने अमाउंट तक का है? ₹1,00,000 तक का है। यानी कि इस व्यक्ति को मिलेंगे केवल और केवल 1 लाख। यानी कि आपका बैंक में पैसा चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर बैंक किसी कारणवश फेल हो जाता है तब उस स्थिति में जो बैंक है वो आपको मैक्सिमम देगा ₹1,00,000 थ्रू DICGC। क्लियर? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं एक बैंक की, मान लीजिए आपके 4 बैंकों में पैसे जमा हैं और यहां पर टर्म यूज किया जाता है, एक और टर्म यहां पर किया जाता है अक्रॉस द बैंक। ये डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस है। यानी कि यदि किसी कारणवश यदि 2 या 3 बैंक एक साथ फेल हो जाते हैं और आपका 3 बैंकों में पैसा जमा है, उन 3 बैंकों में पैसा जमा है, तो भी आपको मिलेगा केवल और केवल 1 लाख। ऐसा नहीं है कि आपको हर बैंक के लिए आपको 1-1 लाख रुपया मिलेगा, बिकॉज बैंक ने आपको इंश्योरेंस करवाया, DICGC ने आपको इंश्योरेंस कराया एज ए डिपॉजिटर, एज ए सिंगल डिपॉजिटर किया है, नॉट एज इंडिविजुअल कस्टमर। यानी कि एज ए आपका जो पैसा है वो एज ए डिपॉजिटर जमा हुआ है। आपको जो पैसा इंश्योरेंस दैट इज एज पर डिपॉजिटर्स मनी, नॉट कस्टमर्स मनी। अगर मान लीजिए दैट इज, मान लीजिए एक्स है,
और एक्स ने पैसे 50,000 रुपए जमा किया। मान लीजिए इसका जो अभी हम बात कर रहे थे आनंदा कोऑपरेटिव बैंक ACB, यहां पर मान लीजिए इसका 2 लाख रुपया जमा होता और हमारे दोनों बैंक फेल हो जाएं, तब इसको कितना मिलेगा? 2.5 लाख नहीं मिलेगा, 50,000 और 1 लाख नहीं मिलेगा, इसको दोनों बैंकों में मिलाकर जो मिलेगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली 1 लाख। दैट इज अंडर DICGC स्कीम। अब याद रखिएगा इस बार के जो आपका जो एग्जाम है उसके लिए DICGC बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके अलावा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया दैट इज RBI सेक्शन 31A, जिसके अंतर्गत RBI जो है बैंकों का नियंत्रण जो है वो अपने हाथ में ले सकता है, दैट वी कैन सी। सो दैट इज द DICGC डिपॉजिट के जो पार्ट था इसके अंतर्गत जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अगर हम जब डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम एक और चीज कहते हैं, जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं या हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, ये तो हमने बताया था कि किस प्रकार से बैंकों में जो है एक प्रकार से जो अकाउंट्स हैं वो खोले जाते हैं। अब जब हम बैंकों की यहां पर डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, आजकल आपने एक चीज और सुनी होगी कि आजकल जब बैंक हैं वो एक और अलग प्रकार के खाते खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड BSBDA। यह बैंक्स, ये जो अकाउंट्स है आजकल जो है बहुत चर्चा में है। BSBDA क्या होते हैं या किस प्रकार से जो खाते जो हैं ये खोले जाते हैं? एक्चुअली 2014 में आपको पता होगा हम एक स्कीम लेकर आए, दैट इज कॉल्ड जनधन योजना। क्यों लाई गई जनधन योजना? क्या रीजन थे उस जनधन योजना को लाने के पीछे? आपने एक टर्म और सुना होगा, बाकी हम डिटेल में इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे, दैट इज आपने टर्म सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय, क्योंकि ये दो चीजें पढ़ा रहा हूं सब वित्तीय समावेश के साथ ही लिंक्ड है, इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी हो जाता है। वित्तीय समावेश क्या होता है? वित्तीय समावेश, इट मीन्स each and every citizen of the country should be the part of the finance। यानी कि पर भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो वित्त के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की वित्तीय व्यवस्था को जोड़ने के लिए, सुधारने के लिए प्रयासरत हो और उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान हो। अब वित्तीय समावेश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे आसान तरीका क्या है? सभी लोगों का बैंक में खाता खोल दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति का बैंक में खाता होगा यानी कि उसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उस व्यक्ति को जो भी बेनिफिट्स दिए जाने होंगे वो सबके सब कैसे दिए जाएंगे? उस बैंक अकाउंट के थ्रू दिए जाएंगे। यानी कि जो मनी का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। RBI उस पर पूरा का पूरा जो है वो नियंत्रण रख सकता है, और जिससे एक और फायदा होगा कि जो ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल करने में भी आसानी रहेगी। सो एक्चुअली ये योजना तो बहुत लंबे समय चल रही है, वित्तीय समावेश की योजना, लेकिन 2014 में जब 15 अगस्त 2014 जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जो था वो लास्ट भाषण, तब उन्होंने बोला कि हम जो है एक जनधन योजना लागू करने जा रहे हैं जिसमें भारत में अधिकांश लोगों का बैंक खाता खोलने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे। और उसी के आधार पर 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो खोली गई, ताकि भारत के लगभग सभी नागरिकों का बैंक में जो है खाता खोल दिया जाए। और यह योजना एक बहुत ही सफलतम योजना के रूप में भी देखी जाती है, जिसके कारण भारत में जो था लगभग सभी लोगों को जो है, काफी हद तक लोगों को जो है वो बैंकों के साथ जोड़ दिया गया। जब फाइनेंशियल की बात करते हैं, हमने बोला कि सबका बैंक खाता होना चाहिए, लेकिन अब यहां पर एक और समस्या भी है। हमने बोला बैंक खाता तो खोल दीजिए, लेकिन जब बैंक खाता खोलने जाते हैं तो हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? हमें KYC चाहिए होता है, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास KYC डॉक्यूमेंट नहीं है, अब वो कैसे अपना बैंक अकाउंट खोले? इसके लिए और समस्याएं। इसी को ही सरल बनाने के लिए
गवर्नमेंट जो बैंक्स थे एक योजना लेकर आए जिसको हम नाम देते हैं BSBDA। यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं, तब आप उसके बिना भी जो है आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खाता जो है वो बैंक में खोल सकते हैं और बाद में आप क्या कर सकते हैं, बाद में अपने डॉक्यूमेंट जो है बैंक में जमा करवा सकते हैं। अगर हम BSBDA की बात करें तो इसका अर्थ होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसका नाम दिया गया है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट। याद रखिएगा पिछले 2-3 सालों में कई सारे PCS में जो है इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे गया कि इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म्स है, क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जो है पूछे गए हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दैट यू कैन से simplified KYC डॉक्यूमेंटेशन, कि यहां पर आपको जो है अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सरलता रूप में जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहां पर जो है एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, दैट इज अगर हम बेसिक सेविंग बैंक की बात करें, यहां पर हमने बोला सिंप्लीफाइड। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, देन हाउ दैट पर्सन कैन ओपन द बैंक अकाउंट। यह भी समस्या है कि हमने बोला बैंक ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि पहले आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके आइए और उसके बाद जो है अपना बैंक खाता खोलिए। लेकिन कोई व्यक्ति है, हम चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सबका बैंक खाता खुले, लेकिन मेरे पास बैंक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, केवाईसी डॉक्यूमेंट, देन हाउ कैन आई ओपन द अकाउंट। इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए ही जो था BSBDA जो लाया गया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट कैन बी ओपन्ड विदाउट KYC डॉक्यूमेंट्स for 12 months with simple declaration to submit the KYC documents within 12 months from the date of ओपनिंग ऑफ अकाउंट। यानी कि अगर आपके पास कोई केवल डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप बैंक जा सकते हैं और बैंक जाकर केवल अपना फोटो देकर जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना BSBDA अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको एक पेपर पर एक सिंपल डिक्लेरेशन देना है कि मेरे पास अभी कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अकाउंट खुलने के 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर हम जो है आपको जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। इस आधार पर जो है BSBDA जो है वो खोला जा सकता है। अब समस्या ये कि हमने बोला कि बिना केवाईसी डॉक्यूमेंट से खोल रहे हैं। अब जब आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसके बावजूद आप खाता खोल रहे हैं, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर। इसके लिए बोला गया कि ये जो अकाउंट खोला जाएगा BSBDA, ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ खोला जाएगा ताकि आपके पास सारे के सारे अधिकार, बैंक जो आपको सारे अधिकार नहीं देगा, यहां पर बैंक आपके पास कुछ अधिकार रोक लेगा ताकि आप जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप 12 महीने के अंदर ही जो है बैंक के पास जो है जमा करवा दे। इसके अंतर्गत जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत दैट ऑल्सो आई विल टेल यू, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में। BSBDA नंबर 1, मैक्सिमम बैलेंस
इन अकाउंट ₹50,000, यानी कि किसी भी समय आपके खाते का बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि आपका जो खाता है उसमें आप टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। किसी भी समय में आपके अकाउंट का बैलेंस 50, मान लीजिए खाते में अगर 20,000 रुपया है तो अब आप मैक्सिमम 30,000 रुपए ही इसके अंदर जमा कर सकते हैं। नंबर 2, टोटल क्रेडिट इन अ ईयर मैक्सिमम ₹1 लाख। आप एक साल में जो है कुल मिलाकर केवल इस साल, पूरे एक साल में केवल आप 1 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं। किसी भी एक समय में 50,000 और कुल मिलाकर आप पूरे एक साल में 1 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं। नंबर 3, विथड्रॉयल एवरी मंथ मैक्सिमम ₹10,000। किसी भी समय आपके खाते का बैलेंस आपको 50,000 पे ज्यादा नहीं होना चाहिए और आप एक महीने में मैक्सिमम 10,000 रुपए ही निकाल सकते। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक पीसीएस में पूछा गया है कि जो बीएसबीडीए अकाउंट है, जो जनधन खाते हैं, उसमें जो आप मैक्सिमम विड्रॉयल एक महीने में आप कितना कर सकते हैं, दैट इज 10,000 रुपी। जब, और इसके साथ एक और, या चाहे आप एटीएम से निकालें चाहे आप बैंक निकाल लें। अब मान लीजिए आज आपने एटीएम से 10,000 रुपए निकाल लिए तो अब पूरा महीना जो है आप जो है वो विड्रॉयल अब आप नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को ही जो है विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, एटीएम, डेबिट कार्ड, पासबुक, ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन चेकबुक, लोन, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि आपको अगर चेकबुक लेनी है तो आपको पहले बैंक में अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट करवाकर आपको अपने बीएसबीडी अकाउंट को एक नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप बैंक से जो है वो अपना चेकबुक, लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये फैसिलिटीज जो है वो सब चीजें जो है आप जो है वो ले सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीएसबीडीए। जब हम बीएसबीडीए की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आता है। तो फाइनेंशियल जब इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, इसके लिए 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया नचिकेता मोर कमेटी। सॉरी, आरबीआई के डायरेक्टर थे नचिकेता मोर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और जिसने बोला कि यदि भारत में बैंकों की स्थिति को सुधारना है, लोगों को अधिक से अधिक बैंकों के साथ जोड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए, भारत में शुरुआत करनी चाहिए किसकी, पेमेंट बैंक्स की। भारत में भुगतान बैंकों की शुरुआत की जानी चाहिए। एक्चुअली क्या होते हैं भुगतान बैंक, क्यों आया ये कंसेप्ट, कहां से लिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्तमान की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनते जा रहे हैं पेमेंट बैंक्स भी। पहली बात याद रखिएगा, पेमेंट बैंक्स का जो मुख्य पर्पस है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद रखिएगा, पेमेंट बैंक्स का ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेमेंट बैंक्स किस लिए खोले गए थे, क्योंकि हम ज्यादातर मानते हैं कि पेमेंट बैंक किस लिए खोले गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटलाइजेशन के लिए। याद रखिए, लेकिन याद रखिएगा जो पेमेंट बैंक्स है इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ना कि डिजिटलाइजेशन। लेकिन हाँ, ये हुआ कि जब ये बैंक खोले गए, पेमेंट बैंक जब खोले गए, तब ऐसे समय में खोले गए जब हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे। जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था नवंबर 2016 में, तब उसके बाद दिसंबर 2016 में जो था पहली बार जो था हमने पेमेंट बैंक का कंसेप्ट लेकर आए, एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से, जो दिसंबर 2016 में जो था वो खोला गया था। क्योंकि वो ऐसे समय में आया कि जब हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, डिजिटलाइजेशन इसके साथ जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। अब ये काम क्या करते हैं, क्यों खोले गए? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूं जिससे आपको इसको समझने में बहुत बहुत आसानी भी हो जाएगी। एक्चुअली आपने एक एड देखा होगा, कुछ समय पहले टीवी में एक एड आता था टाटा स्काई का। टाटा स्काई के ऑफिस में दो लड़कियां जो थी, जो छोटी छोटी बच्चियां जो थी, वो वहां पर फोन करती थी और उनसे बोलती थी कि हमारे गांव में 4 मकान है और हम अपने गांव में टाटा स्काई लगवाना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे यहां पर टाटा स्काई लगा सकते हैं? टाटा स्काई वाला जो है वो रिप्लाई करता है कि अगर आपका फोन मिल गया है तो आपके यहां पर टाटा स्काई भी लग जाएगा। यस, टाटा स्काई उन 4 घरों के लिए अपना सिस्टम वहां पर प्रोवाइड कर सकता है, अपना डिश वहां पर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन 4 घरों के लिए अपनी ब्रांच तो वहां पर खोल नहीं सकता। अब किस प्रकार से इन बैंकों को वहां तक जोड़ा जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, बैंक किस पे काम करता है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करता है, लोन के ऊपर काम करता है। अब 4 घरों में बैंक को क्या तो डिपॉजिट देगा और क्या ही लोन देगा बैंक, तो समस्याएं हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब लास्ट में डिस्कस किया था हमने कि जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो हमने बहुत बार सुना और देखा भी और समझा भी कि भारत में ऐसे बहुत से जगह हैं, स्थान हैं, जहां पर 20-20 किलोमीटर तक किसी बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना की, BSBDA की, लेकिन जब बैंक की कोई ब्रांच ही नहीं है तो आप उन लोगों को बैंकों के साथ जोड़ोगे कैसे? इसी पर्पज से नचिकेता मोर कमेटी बनाई गई और उन्होंने कंसेप्ट दिया पेमेंट बैंक्स का। एक्चुअली जो पेमेंट बैंक से सबसे पहले जो थे वो कीनिया की राजधानी नायरोबी में खोले गए थे और खोलने वाला था वोडाफोन। और ये बैंक वहां पर, पेमेंट बैंक्स वहां पर नायरोबी कीनिया में इतने सक्सेसफुल रहे कि वर्तमान में कीनिया की 2/3 जनता के पास पेमेंट बैंक्स अकाउंट्स है। भारत ने यही सोचकर जो था इसको इंट्रोड्यूस किया और जब यहां पर नचिकेता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि भारत पेमेंट बैंक खुलने चाहिए, तब आरबीआई के लिए क्या किया, अपनी गाइडलाइंस इशू करी कि जो पेमेंट बैंक्स हैं इनको खोलने के लिए कोई भी कंपनी की जो है दैट इज पेमेंट की खासियत होती है मिनिमम कैपिटल ₹100 करोड़। अगर नॉर्मल बैंक खोलना है तो कितना कैपिटल चाहिए, कम से कम 500 करोड़ का कैपिटल चाहिए वर्तमान समय में। लेकिन पेमेंट बैंक खोलने के लिए यदि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जो है पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल में काम कर रही है तो 100 करोड़ कैपिटल के साथ वो क्या कर सकती है, वो पेमेंट बैंक खोल सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज जो आई दैट इज कस्टमर का मैक्सिमम डिपॉजिट ₹1 लाख। BSBDA में आपका जो है दैट इज 50,000 मैक्सिमम। लेकिन यहां पर आप किसी भी कोई भी व्यक्ति जिसका पेमेंट बैंक में अकाउंट है वो मैक्सिमम डिपॉजिट रख सकता है ₹1 लाख। नंबर 3,
इन्वेस्टमेंट ओनली इन सिक्योर्ड कैटेगरी, यानी कि यहां पर जो कंपनी जो पेमेंट बैंक खोलेगी वो कहीं जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल और केवल सिक्योर्ड कैटेगरी में ही करेगी, यानी कि जहां पर उसको पैसा डूबने के किसी प्रकार के कोई चांस ना हो, केवल वहीं पर ही जो है वो पेमेंट जो है वो कर सकती है। चौथी चीज जो रखी दैट इज लोन क्रेडिट कार्ड नहीं इश्यू कर सकती, यानी कि जो पेमेंट बैंक जो भी बैंक कंपनी खोलेगी वो ना तो कोई अपना लोन इश्यू कर सकती है और ना ही जो है वो क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकती है। आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक इश्यू किया जा सकते हैं, और अब देखा भी होगा कि जो बहुत से पेमेंट बैंक्स ने क्या किया है, अभी वर्चुअल डेबिट कार्ड्स इश्यू किए हैं। दे कैन इश्यू वर्चुअल डेबिट कार्ड्स और नॉर्मल डेबिट कार्ड्स, बट दे कैन नॉट सैंक्शन लोन और क्रेडिट कार्ड। एंड नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो NRI और फॉरेन, यानी कि यहां पर जो आप पैसा जो आएगा उसमें कोई भी या तो कोई भी NRI या कोई भी विदेशी व्यक्ति यहां पर अपना पैसा जमा नहीं, यानी कि पेमेंट बैंक में केवल और केवल जो है वो इंडियन सिटीजन ही जो है अपना खाता खोल सकते हैं और यहां पर जो है पैसा जो है वो जमा कर सकते हैं। इसके आधार पर जो टर्म्स कंडीशंस के साथ RBI ने बोला कि जो जो कंपनीज जो है अपना बैंक खोलना चाहती हैं, पेमेंट बैंक खोलना चाहती हैं, वो जो है अपना बैंक खोलने के लिए जो है हमसे लाइसेंस ले सकती हैं। और तब इसके बाद जो थी 10 प्राइवेट कंपनियां और एक सरकारी कंपनी ने जो था वो पेमेंट बैंक्स के लिए जो था वो लाइसेंस मांगा, और RBI ने जो था 7 कंपनीज को जो है लाइसेंस इशू किए, जिसमें वोडाफोन पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, रिलायंस पेमेंट बैंक जो है आपका जो है ये सब बैंक जो है के 7 कंपनीज को जो है वो लाइसेंस दिए गए, और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो था इसमें जोड़ा गया। और अगर हम बात करें जो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड, नाम दिया गया उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ये जो था पहले एकमात्र जो है सरकारी इंडिया पोस्ट ने जो था अपना जो है ये बैंक खोला। ये भारत सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत खोला गया, क्योंकि जो कि भारत में कहीं पर कुछ भी अवेलेबल हो ना हो, डाक विभाग ऐसा विभाग है जो भारत में हर जगह पर अवेलेबल है और हर जगह पर पहुंचा हुआ है। अब यहां पर समस्या एक और थी कि इन बैंकों को किस प्रकार से चलाया जाए। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखिएगा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मैंने बोला कितना चाहिए पैसा, 100 करोड़ चाहिए। लेकिन यहां पर भारत सरकार ने जो बैंक खोला वो खोला 800 करोड़ की कैपिटल के साथ खोला, और बाद में 642 करोड़ बाद में सैंक्शन किए, यानी कि कुल मिलाकर 1442 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जो है इस बैंक को खोलने के लिए जो है वो सैंक्शन किए। और जो था TCS और जो कई कंपनीज थी उनके साथ जो है मिलकर जो है भारत सरकार ने जो कोलैबोरेट किया। और अगर हम बात करें भारत में सभी बैंकों की जो जितने भी प्राइवेट सरकारी बैंक है, नॉर्मल बैंक की अगर हम बात करें तो उनकी मिलाकर भारत में कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 के आसपास शाखाएं हैं। लेकिन IPPB एक ऐसा बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा पेमेंट बैंक है जिसकी भारत में वर्तमान में करीब 1.5 लाख शाखाएं हैं। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया कि उन सभी स्थानों को जहां पर भी डाक सुविधा उपलब्ध है उनको पेमेंट बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। वहां पर जो था अपना एक जो काउंटर था वो पेमेंट बैंक के लिए जो है काउंटर जो है वो रिजर्व कर दिया, ताकि ज्यादा लोगों को जो है वो इसके साथ जोड़ा जा सके। लेकिन अब आते हैं जो वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट बैंक्स की। एक्चुअली जब पेमेंट बैंक्स खोले गए, जो प्राइवेट कंपनीज थी
उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो डिपॉजिटर का जो पैसा जमा था उस पर जो इंटरेस्ट रेट था उसको काफी हाई कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक जब खोला गया दिसंबर 2016 में, तो उसने अपना जो इंटरेस्ट रेट रखा दैट इज अराउंड 7.25%। यानी कि जो भी व्यक्ति एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलेगा उसको 7.25% का ब्याज मिलेगा। यानी कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें सेविंग बैंक की, तो सेम एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट कितना है बैंकों में, अराउंड 3.5%, 3 से 3.5% तक। लेकिन ये बैंक क्या कर रहे थे, पेमेंट बैंक क्या कर रहे थे, वो दे रहे थे ब्याज दर 7, 7.25, 6.5, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर जो था डिपॉजिट ले रहे थे। अब समस्या एक और, आप क्या कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, सिक्योर्ड कैटेगरी में, यानी कि अपना पैसा जो है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और जब आप सिक्योर्ड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, कम रहता है। अब आप जब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट आपको आ रहा है 4 से 4.5, और आप पेमेंट कितने की कर रहे हैं 7.25%, तो यह बैंकों की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया। और अभी रिसेंटली इसी कारण से 2 बैंकों ने अपना जो लाइसेंस है वो कैंसिल करवा लिया, और उन्होंने बोला कि जो कस्टमर का जो पैसा है हम उसको जो है वो एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत जो है वापस कर देंगे। जैसे अभी जब बात करें वोडाफोन की बात करें, आइडिया की बात करें, आइडिया पेमेंट बैंक खुला गया था जो आदित्य बिरला ग्रुप का था, और आदित्य बिरला ग्रुप के जो आइडिया पेमेंट बैंक था उसने अभी आरबीआई को अपना लाइसेंस वापस कर दिया और उसने अपनी कार्यविधि को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जब उसने अपनी कार्यविधि को बंद कर दिया है और उसने बोला है कि एक टाइम फ्रेम दिया है कि 2021 या 2000 जो भी टाइम फ्रेम दिया है उसके अंदर जितना भी पैसा कस्टमर का जमा है वो सारा पैसा हमारे से आकर वापस ले सकते हैं, और यदि उस तारीख के बाद यदि आपने हमसे पैसा नहीं मांगा होगा तो आपका पैसा जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि इन पेमेंट बैंक्स ने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया, जो था इंटरेस्ट रेट को बहुत हाई रखा। जबकि आईपीपीबी जो एक सरकारी कंपनी है यह ब्याज दर दे रहा था केवल 4%, 4.5% और 3 कैटेगरी, इसने अपने ब्याज की दर को 3 कैटेगरी में बांट दिया। इसने बोला अगर आपका बैलेंस 25,000 रुपए तक होगा तो 4%, आपका बैलेंस 50,000 रुपए तक का होगा तो आपका जो 25,000 से ऊपर 50,000 तक होगा तो आपका ब्याज दूंगा 4.5%, और यदि आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक हो जाएगा मैक्सिमम जो है देन आई विल गिव यू इंटरेस्ट रेट 5%। जो कि प्राइवेट कंपनीज 7, 7.25 तक इंटरेस्ट रेट रही थी, जिस कारण से पेमेंट बैंक्स का जो डूबना था काफी हद तक सुनिश्चित हो गया। सो दैट इज द रीजन कि भारत सरकार का जो पेमेंट बैंक खोलने का जो प्लान था जो इंडिया में था वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने उन कंपनीज के ऊपर, उन बैंक्स के ऊपर जो पेमेंट खोले गए थे उनके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण जो था वो ध्यान से नहीं रखा। सो दैट इज द थिंग कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है जो इसके अंतर्गत जो है वो आती है। नेक्स्ट चीज, जब हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात करी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, दैट इज अभी हम बात कर रहे थे केवाईसी। केवाईसी के लिए आपको ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि केवाईसी में जनरल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जब कोई चेंजेस होते हैं या कोई चीज बहुत चर्चा में रहती है तभी जो है वो एग्जाम्स का आपका क्वेश्चन बनता है केवाईसी वगैरह के ऊपर। एक्चुअली केवाईसी है क्या, नो योर कस्टमर। एक थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूं मैं आपको, लेकिन फिर अब मेन चीज बता दूंगा जो आपके एग्जाम के पर्पस की है। नो योर कस्टमर यानी कि अपने ग्राहक को जानिए कि आपका जो ग्राहक है वो क्या कौन है। एक्चुअली जो केवाईसी आया, एक्चुअली इट इज मैंडेटरी। केवाईसी आया क्यों, इट इज मैंडेटरी अंडर, बहुत चर्चा में रहा है ये एक्ट, दैट इज PMLA 2002, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो
गैर कानूनी धन का जो आवाजाही है, प्रेषण है, उसको रोकने के लिए जो एक्ट बनाया था, उसके अंतर्गत PMLA के अंतर्गत जो है KYC के बारे में जो है जानकारियां दी गई और दिलाया गया। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी जो पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी कंपनी, चाहे वह बैंक हो, LIC हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो या गैस एजेंसी हो, मोबाइल कंपनीज हो, जो भी कंपनी पब्लिक सर्विस के अंतर्गत लगी हुई है, उसको क्या करना है? उसको यह पता होना चाहिए कि वो अपनी सर्विस किस व्यक्ति को, किस एजेंसी को, किस संस्था को जो है प्रोवाइड कर रही है। इसके अंतर्गत KYC जो था वो क्या किया गया? मैंडेटरी बना दिया गया। यानी कि अब जब भी आपको कोई सुविधा लेनी है, पब्लिक सर्विस लेनी है, किसी एजेंसी से लेनी है, तब आपको क्या करना है? आपको जो है वो उसके अंतर्गत जो है ये आपको KYC जमा करवाना है। KYC में आप कोई भी अपना फोटो ID और एड्रेस प्रूफ जो है, आपको ये पता ही, आपको जो KYC है उसमें जो आपको एड्रेस प्रूफ और एक ID प्रूफ जो है आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन अभी RBI ने एक नई गाइडलाइंस, RBI न्यू गाइडलाइंस दैट फॉर KYC, RBI ने KYC क्या गाइडेंस इश्यू किया है? RBI ने KYC के लिए बोला है दैट वीडियो KYC इज ऑल्सो वैलिड KYC। यानी कि अब आपको KYC डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी बैंक के व्यक्ति को आपके घर आने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि अब आप KYC करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो के थ्रू भी आप अपना KYC जो है वो करवा सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट न्यू गाइडलाइंस फॉर KYC बाय RBI, that video KYC is also valid KYC। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है मेजर गाइडलाइन जो है, जो RBI की जो है इसके अंतर्गत जो है अभी जो है आई है। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पार्ट्स की एक्वायर्ड डिपॉजिट, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो उसके अंतर्गत जो है आपके आ सकते हैं या आते हैं। आज की क्लास के लिए हम डिपॉजिट की था, हमारा डिपॉजिट का पूरा पार्ट। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे लोन्स के बारे में। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जो है रविंद्र IAS का YouTube चैनल है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितने हमारे वीडियोस हैं, जो भी हमारे वीडियोस हैं, जो भी हमारे जो इवेंट्स हैं, वो सब के बारे में आपको जो है ज्यादा जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।